फ्रेंड्स, मेरा नाम है नकुल चौहान और मैं आपको 12th क्लास के इकोनॉमिक्स का सिलेबस पढ़ा रहा हूं। आज हमारी वीडियो नंबर 4.2 है। वीडियो नंबर 4.1 में हमने इस नेशनल इनकम के चैप्टर का कुछ बेसिक डिस्कस किया था, जिसमें फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बारे में पढ़ा था और लास्टली हमने उसमें पढ़ा था कि नेशनल इनकम क्या होती है और डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम को मैं एक बार थोड़ा सा फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमारी वो एक ऐसी इनकम थी जिसमें हमने ये पढ़ा था कि एक ऐसी इनकम जो हमारी कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा अर्न की जाती है। और डोमेस्टिक इनकम क्या थी कि एक ऐसी इनकम जो एक फाइनेंशियल ईयर में हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के ऊपर अर्न की जाती है। अब लास्ट क्लास में यही वाला कंसेप्ट हमने यहां पर छोड़ दिया था कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या है और डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। आज की क्लास में हम यही टॉपिक पढ़ेंगे कि इंडिया के जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं वो किसे माना गया है और इंडिया की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो कितने पार्ट को माना गया है। क्लियर है? चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है आता है हमारा किसमें, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। भारत के सामान्य निवासी, नॉर्मल रेजिडेंट को हिंदी में हम भारत के सामान्य निवासी कहते हैं। अब मैंने भारत इसलिए लिख दिया क्योंकि हम इंडियन कंट्री के बेसिस पर इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, देखो नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। अगर कोई भी पर्सन हमारे देश के अंदर रह रहा है, कितना मिनिमम टाइम इसके लिए फिक्स है, 1 साल। अगर हमारी कंट्री के अंदर कोई भी पर्सन मिनिमम 1 साल या उससे ज्यादा ड्यूरेशन के लिए रहा है, बट उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है, उसका एक पर्सनल इंटरेस्ट जो है उसी कंट्री के अंदर है, तब जाकर वो इंडिया का एक नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, तब जाकर वो उस कंट्री का एक नॉर्मल रेजिडेंट, सामान्य निवासी माना जाता है। मैंने 2 चीजें बोली, एक पर्सन अगर किसी कंट्री के अंदर 1 साल है उससे अधिक ड्यूरेशन के लिए रहा हो, प्लस उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री के अंदर सिचुएटेड हो, तो वो पर्सन उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट क्या है? ए रेजिडेंट इज सेड टू बी ए नॉर्मल रेजिडेंट हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स। ऑर्डिनरी रिसाइड्स का मतलब क्या है? मिनिमम 1 ईयर से, कि कम से कम वो उस कंट्री में 1 साल तो रहा ही हो इन ए कंट्री एंड हु इज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मैं इसकी बात कर रहा था, 1 साल तो वो रहा हो, बट 1 साल से ज्यादा रहने के साथ साथ उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है, उसका इकोनॉमी के अंदर जो एक इंटरेस्ट है उसी कंट्री के अंदर लाई करता हो। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब किस चीज से है? वो वहां पर एक्टिविटीज जो करता है, किस चीज से रिलेटेड? प्रोडक्शन से रिलेटेड या फिर कंजम्पशन से रिलेटेड या फिर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। इसको हम उत्पादन, उपभोग और वितरण कहते हैं। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इनसे रिलेटेड वो एक्टिविटीज उसी कंट्री में करता है और 1 साल से ज्यादा भी वो उसी कंट्री में रहा है, तब जाकर वो पर्सन उस कंट्री का क्या कहलाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट। ये ध्यान रखना, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब इन एक्टिविटीज के होने से होता है। ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट कवर बोथ इंडिविजुअल्स। अब नॉर्मल रेजिडेंट में कवर होते हैं कौन? इंडिविजुअल्स भी और इंस्टीट्यूशंस भी। मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर तुम नॉर्मल रेजिडेंट बनना चाहते हो तो नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए तुम्हें लिविंग पर्सन होना जरूरी है। तुम अगर नॉन लिविंग भी हो ना, तो तब भी तुम एक कंट्री की क्या बन सकते हो? नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट में हम इंडिविजुअल्स को भी कवर करते हैं, मतलब लिविंग पर्सन को, और नॉर्मल रेजिडेंट में हम इंस्टीट्यूशंस का मतलब ऑर्गेनाइजेशंस को भी कवर करते हैं। इसको हम नॉन लिविंग पर्सन कह सकते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल रेजिडेंट में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको इंक्लूड नहीं किया जाता। अगर इसको इंक्लूड नहीं कराता तो इसका मतलब इनसे अलग जो चीजें आएंगी उनको इंक्लूड करा जाएगा। फॉर एग्जांपल क्या क्या चीजें? सबसे पहला आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं? एग्जांपल के लिए जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। दूसरा होता है तुम्हारे इसमें WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चौथा ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही और भी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सी होती हैं जिसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर मैं इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट की बात करूं तो इंडिया के अंदर जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसे इंडिया का कभी भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाता। क्लियर है? सेकंड आता है तुम्हारा इसमें, फर्स्ट पॉइंट तो हो गया हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सेकंड आता है तुम्हारे इसमें फॉरेन स्टाफ या वर्कर्स। कोई भी अगर हमारी कंट्री के अंदर बाहर के देशों का स्टाफ या बाहर के देशों का कोई भी पर्सन है वो वर्क करता है, वहां का वर्कर है, तो उसे कभी भी हम अपनी कंट्री में एक नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। क्लियर? थर्ड आता है हमारे इसमें फॉरेन टूरिस्ट या विजिटर्स। बाहर के देश से कोई भी पर्सन हमारी कंट्री में आया, भाई ये हमारा इंडिया है, अब इस इंडिया के अंदर
इस इंडिया के अंदर कोई भी एक पर्सन बाहर की कंट्री से आया, ये कोई अदर कंट्री है, यहां पर इस कंट्री से वो हमारी कंट्री में आया था और वो यहां पर विजिट करने आया था किसी रीजन की वजह से, या फिर हमारी कंट्री के अंदर वो टूरिस्ट बनकर आया था, घूमने फिरने के लिए आया था। अब वो अगर हमारी कंट्री में आया तो वो परमानेंट रहने नहीं आया कि हम एक साल से ज्यादा रहेंगे, हमारी परमानेंट एक्टिविटी जो हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उस कंट्री में आ जाएगा, नहीं, वो सिर्फ एक पर्पस को लेकर आए, वो घूमने फिरने के लिए आए या वो विजिट करने के लिए आए किसी रीजन को लेकर। ऐसी कंडीशन में उन पर्सन को भी इंडिया का फॉरेन टूरिस्ट या फॉरेन विजिटर्स को भी इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। सेम ऐसे ही अगर इंडिया से कोई पर्सन बाहर गया है तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट आता है तुम्हारा इसमें बॉर्डर वर्कर्स। बॉर्डर वर्कर्स जो है, जैसे बीएसएफ वाले कमांडोज होते हैं, उनका क्या होता है, जो बॉर्डर पे वर्क करने वाले पर्सन है, मोस्टली इसमें इंडियन आर्मी फोर्स वाले वर्कर्स आते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले वर्कर्स आते हैं। इनका वर्क क्या होता है, बॉर्डर क्रॉस करने का, और सबसे मेन जो ये पर्पस लाया गया वो नेपाल वाले बॉर्डर की वजह से लाया जाता है, क्योंकि नेपाल और इंडिया के जो बॉर्डर है वो रोड से डायरेक्टली अटैच होते हैं और डेली वहां के वर्कर्स एक दूसरी कंट्री के जो बॉर्डर है उनको क्रॉस करने का वर्क करते हैं। बार बार इधर से कोई उधर जा रहा है, उधर से कोई इधर जा रहा है, तो हम उसे किस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट माने, तो इसलिए उनके लिए रूल बना हुआ है। जो बॉर्डर वर्कर्स हैं, बॉर्डर वर्कर्स का मतलब अगर वो इंडिया के वर्कर्स हैं, ये ध्यान रखना, बॉर्डर वर्कर्स जो है अगर वो कहां के हैं, इंडिया के हैं, तो वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे। बट अगर बॉर्डर वर्कर्स किसी अदर कंट्री के हैं तो वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। क्लियर। लास्ट आता है हमारे इसमें फॉरेन एम्बेसीज। जितनी भी हमारे कंट्री के अंदर दूतावास होते हैं, एम्बेसीज होती हैं, भाई देखो अगर हमारी कंट्री से बाहर कंट्री में कोई पर्सन गया, फॉर एग्जांपल इंडिया से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए के अंदर कोई पर्सन गया। अब यूएसए में जाने के बाद वहां पर उसे वो भी देखो वहां के नेचर, वहां का कल्चर वहां बिल्कुल डिफरेंट है, वहां उसे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी वहां पर बैठा होता है। अब वहां से वो उसकी किसी भी तरीके से हेल्प कर सकता है, वो एम्बेसीज हैं। ऐसे ही हमारी कंट्री की एम्बेसी दूसरे देशों में होती है और दूसरे देशों की जो एम्बेसीज होंगी वो हमारी कंट्री में भी होंगी। एम्बेसी के लिए रूल बनाया है कि जितनी भी फॉरेन एम्बेसीज होती हैं, फॉरेन एम्बेसीज कहां पर होंगी, हमारे देश में, क्योंकि हम इंडियन बेसिस पर पढ़ रहे हैं। अगर इंडिया के अंदर कोई फॉरेन एम्बेसी है तो उसे इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। हाँ, अब लास्टली मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूं, मैंने एग्जांपल लिखा था यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में और यहां पर लिखा एम्बेसीज। ये दोनों की दोनों इंस्टीट्यूशंस हैं, एक नॉन लिविंग पर्सन है। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो काम करने वाले पर्सन होते हैं बट वो तो लिविंग होते हैं, उनके बारे में एक रूल बन जाता है। यहां पर हमने पढ़ा था फॉरेन स्टाफ और वर्कर्स को नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाता। इसका मतलब अगर वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और फॉरेन एम्बेसीज में काम करने वाले वर्कर्स इंडियन हैं तो उन्हें नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। बट अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और फॉरेन एम्बेसी में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो फॉरेनर हैं तो उनको नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उन्हें चेक करना वो इंडियन है या फिर नॉन इंडियन है या फिर वो फॉरेनर्स हैं। अगर वो इंडियन है तो नॉर्मल रेजिडेंट, और अगर वो नॉन इंडियन है इसका मतलब अगर वो फॉरेनर्स हैं तो वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। जो भी पर्सन इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होता, ये कंडीशंस वो है जो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, तो इस कंडीशन में इन पांचों केसेस के अंदर वो इंडिया के क्या बन जाते हैं, नॉन रेजिडेंट। कोई भी पर्सन अगर इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बनना तो वो इंडिया का क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। इसे फटाफट नोट डाउन करो। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी किसे कहा जाता है। हाँ, तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है, ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी है इसका मतलब होता है भारत की घरेलू सीमा। मैं भारत की क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हम तो इंडियन कंट्री के बेसिस पर पढ़ रहे हैं। जैसे हमने नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में पढ़ा तो इंडिया से रिलेट करके पढ़ा, ऐसे ही हम अगर डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ रहे हैं तो हम इंडिया से रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एवरी कंट्री, घरेलू सीमा किसकी, हम भारत की लेकर चल रहे हैं। हमने पढ़ा था वीडियो नंबर अपनी 4.1 के अंदर कि डोमेस्टिक टेरिटरी जो होती है वो डोमेस्टिक टेरिटरी तब यूज करते हैं जो हम अपनी कंट्री के अंदर डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं। भाई हमारी कंट्री के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी पर कमाई जाने वाली इनकम डोमेस्टिक इनकम है, तो हमें ये पता होना चाहिए डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है। तो ये कंसेप्ट हमारा उसी से रिलेट करता है। डोमेस्टिक टेरिटरी है क्या, देखो
डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इज द इकोनॉमिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी जो है वो क्या है? इकोनॉमिक टेरिटरी है। इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब एक ऐसी टेरिटरी है जिसके ऊपर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, इनकम का जनरेशन होता है, और अगर वो उस टेरिटरी के ऊपर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी गई तो उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी भी मानेंगे। ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही किसकी? कंट्री की। इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री जनरेटेड्स, उसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो क्या जनरेट करती है? हमारी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम को। क्लियर है? ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो इंक्लूड करी जाएंगी? सबसे पहला पॉलिटिकल फ्रंटियर। अब ये पॉलिटिकल फ्रंटियर होता क्या है? देखो, जो हमारा इंडिया है, ये जो हमारा इंडिया है, इस इंडिया में हमें पता है, ये हमने मैप बनाया इंडिया का। अब इस इंडिया में मुझे एक बाउंड्री नजर आ रही है। मैं अगर इस इंडिया की इस वाली बाउंड्री की बात करता हूं, ये जो मुझे बाहर बाउंड्री नजर आ रही है इसकी, ये पूरी, ये सारी बाउंड्री, ये चारों तरफ जितना भी पार्ट मुझे इसका नजर आ रहा है, एक्चुअल में इस पार्ट को नाम दिया जाता है पॉलिटिकल लिमिट्स। ये इंडिया की एक राजनीतिक सीमा होती है, पॉलिटिकल लिमिट होती है, और इंडिया की जहां तक पॉलिटिकल लिमिट है वहां तक इंडिया उसे अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानता है। तो सबसे पहला तो यही आ गया कि पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ ए कंट्री, ये जो लास्ट वाली लिमिट मुझे नजर आ रही है, या इंडिया का मैप मुझे जहां तक नजर आता है वहां तक इंडिया की पॉलिटिकल फ्रंटियर लिमिट्स मानी जाती है। क्लियर है? सेकंड आता है टेरिटरी वाटर ऑफ इंडिया। अब वो ये कह रहा है कि इंडिया की जो लिमिट्स है ना, वो वाटर के अंदर भी होती हैं, और ये टेरिटरी वाटर जो है, इसको शॉर्ट में हम TWI भी कहते हैं। टेरिटरी वाटर ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर जो वाटर्स की लिमिट है, ऑब्वियसली बात है, अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर तो इंडिया के इस वाले पार्ट से बाहर मिलेगा मेनली। मान लो ये वाटर है इधर की तरफ, चारों तरफ जहां भी होगा, मैं हर तरफ की बात कर रहा हूं, एक लिमिट होती है। अब इस वाटर के अंदर इंडिया की एक लिमिट मानी गई है कि इंडिया में ये लिमिट्स 12 नॉटिकल माइल, जो लगभग 22.2 किलोमीटर के बराबर होता है, कि इंडिया में अगर तुम इतने किलोमीटर तक वाटर लिमिट्स को देखोगे तो इतने किलोमीटर तक वाटर लिमिट तुम्हारी इंडियन कंट्री की मानी जाएगी। मतलब पानी के अंदर भी एक लिमिट ऐसी है जिसे इंडिया अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानता है, और इसी डोमेस्टिक टेरिटरी वाले पार्ट को टेरिटरी वाटर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो इंडिया का कितना है? 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल लगभग 22.2 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है? तीसरा आता है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। शिप और एयरक्राफ्ट हैं, बट इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना, ये शिप्स और एयरक्राफ्ट जो है ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स। देखो, जो इंडियन शिप्स हैं या फिर जो इंडियन एयरक्राफ्ट्स हैं, इंडियन शिप्स और एयरक्राफ्ट जो है वो दो अलग अलग देशों के बीच में भी चलाए जाते हैं। जैसे इंडिया के शिप जो है वो जापान और कोरिया, इन दो देशों के बीच में चलाए जाते हैं, और जो इंडिया के एयरक्राफ्ट हैं ये इंग्लैंड और कनाडा, इन दो देशों के बीच में चलाए जाते हैं। जापान और कोरिया के बीच इंडिया का शिप चल रहा है, और उसे चलाने वाला पर्सन भी कौन है? इंडियन पर्सन ही है। मैंने क्या लिखा है? ऑन एंड ऑपरेटेड। इंडिया के तो है, इंडिया के द्वारा ऑन है वो, बट ऑपरेट भी किसके द्वारा किए जाते हैं? रेजिडेंट्स के द्वारा, इंडियन रेजिडेंट्स के द्वारा, तो भी उन्हें इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना गया है। क्लियर है? इंडिया के शिप और इंडिया के अगर एयरक्राफ्ट है, इंडिया के ही द्वारा ऑन करे जाते हैं और इंडिया के द्वारा ही ऑपरेट करे जाते हैं, तो कहा जाएगा वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाएंगे, बेशक वो अलग कंट्रीज में चलाई जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है ऑयल एंड नेचुरल गैस रिज्स। ये जो रिज्स होते हैं, तुम कभी नेट पर सर्च मारना रिज्स के नाम से, तो रिज्स से आपको बड़े बड़े वो नजर आएंगे, जो एक तरीके के प्लांट होते हैं जो पानी से गैस और तेल निकालने का वर्क करते हैं, ये रिज्स होते हैं। तो इनको भी एक लिमिट बता रखी है कि अगर ऑयल और नेचुरल गैस रिज्स हैं और वो वाटर लिमिट्स के अंदर वर्क कर रहे हैं, वाटर में वर्क कर रहे हैं, तो इनको भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना गया है। फिशिंग वेसल्स और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। फिशिंग वेसल्स जो मछली पकड़ने वाली नौकाएं होती हैं, और कुछ तैरते हुए प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनकी भी लिमिट है कि इनको भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाता है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये दोनों के ऊपर भी यही रूल एप्लीकेबल होता है, ओन एंड ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स। जैसे शिप्स और एयरक्राफ्ट के ऊपर रूल था, वैसे इनके ऊपर रूल है। अगर ऑयल और नेचुरल गैस रिज्स,
फिशिंग वेसल्स या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ये इंडिया के हैं और इंडिया के पर्सन के द्वारा ही ऑपरेट करे जाते हैं, तो इनके द्वारा कमाई जाने वाली जो भी इनकम होगी उसको भी डोमेस्टिक टेरिटरी पर ही माना जाएगा, इनको भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना गया है। लास्टली आता है एम्बेसी ऑफ द कंट्री। एम्बेसी ऑफ द कंट्री का मतलब है अगर हमें इंडिया है तो इंडिया की एम्बेसी को इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाता है। बट इंडिया की एम्बेसी क्या इंडिया में होती है? नहीं, इंडिया की एम्बेसी इंडिया से बाहर सिचुएटेड होती है, फिर भी उसे इंडिया की क्या माना गया? डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। क्लियर है? तो ये हमारे पार्ट थे जिसको इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाता है, जिसमें पॉलिटिकल फ्रंटियर्स थे, टेरिटरी वाटर ऑफ इंडिया है, शिप्स और एयरक्राफ्ट हैं बट ऑन एंड ऑपरेटेड बाय इंडियन रेजिडेंट्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिस्क, फिशिंग वेसल्स और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ये भी ऑन एंड ऑपरेटेड बाय इंडियन रेजिडेंट्स, और लास्ट में था इसमें इंडियन एम्बेसीज। एम्बेसीज ऑफ दैट कंट्री का मतलब जिस भी कंट्री की एम्बेसी है उसी कंट्री की वो क्या मानी जाएगी? डोमेस्टिक टेरिटरी। तो आज का कंसेप्ट हमारा यहां पर कंप्लीट होता है। हमने दो टॉपिक जो पढ़े उसमें एक था नॉर्मल रेजिडेंट क्या है, दूसरा टॉपिक जो पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि डोमेस्टिक टेरिटरी किसे कहते हैं। हमारे नेशनल इनकम का कंप्लीट टॉपिक पढ़ने के लिए ये दो चीजें तुम्हारी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। आज की क्लास हमें यही वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर भी कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।